नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11 जेपीएससी में आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे। और आपको ये देखना है कि जो भारत का भूगोल जो सिलेबस मेंशन किया था जेपीएससी ने, आपसे जेपीएससी ने ये पूछा कि क्या आपको भारत के मैप के ऊपर कमांड है या नहीं। और आपको विथ कंसेप्चुअली विथ मैप मैं आपको समझाऊंगा आज, और हर एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आपको एज इट इज नोट्स में मैंने लिख करके भी दिया था, मैप बना करके भी दिया था, और वही चीज आपके सवाल पिछले साल जब पीएससी में आपको हेल्प मिला और इस बार भी आपको काफी हेल्प मिला, इस बार तो बहुत ही ज्यादा। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपका बहुत अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो पूछा गया था कि आपको स्टेटमेंट दिए हैं उसमें आपको विचार करने थे। पहला स्टेटमेंट दिया था, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री है। यानी कि जो भारत का मुख्य भूमि है उसमें अक्षांशीय अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो लगभग 30 डिग्री का है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है, तो पहले इस पर हम लोग काम करेंगे अभी। फिर आपसे ये दूसरा स्टेटमेंट दिया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है टाइम पीरियड, यानी कि जो समय अंतराल है वो कितना है, 2.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कैसे टाइम हम लोग निकालते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है, और ये चौथा जो है आपका मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। तो और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देके पूछा गया था कि पहला स्टेटमेंट सत्य है या फिर दूसरा स्टेटमेंट असत्य है, या तीसरा असत्य है चौथा असत्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जवाब देना था। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट को लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है क्या, कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए पूरा नोट से ही मैं समझा दूंगा, और नोट्स में क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा भाई खुद से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है, ये दो वर्ड है। आखिर ये क्या वर्ड है, एकदम देसी भाषा में समझेंगे ज्योग्राफी को भी। अक्षांशीय, अब आपको पता है दो तरह की रेखा आपने सुना है, एक हॉरिजेंटल जिसे आप बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, और एक आप बोलते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये जो रेखा है किस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये सोया हुआ है और ये क्या है, खड़ा है, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड, यानी कि लेटा हुआ, यानी कि जो ये हॉरिजेंटल लाइन जो आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांशीय। और ये जो देशांतरीय रेखा जो यानी कि जो वर्टिकल लाइन है जिसे हम कहेंगे देशांतरीय रेखा, या फिर इंग्लिश में कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अब आइए एक एक करके। अब ये जो आप अक्षांश की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो लैटिट्यूड की आप बात कर रहे हैं, या फिर आप ये जो लॉन्गिट्यूड की जो बात कर रहे हैं, ये जो आप लाइन जो खींच रहे हैं ना, ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ग्लोब में खींचते हैं, ठीक है। अब ये इसीलिए क्यों खींचते हैं आखिर, तो हमें टाइम निकालने के लिए, ठीक है ना, जलवायु का पता करने के लिए, टेम्परेचर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ये कहीं भी ऐसी रेखा खींची हुई नहीं है, हम लोग खुद से एक इमेजिनरी लाइन बनाए हैं ताकि हम लोग पता कर पाए। अगर एक सिंपल सा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पूरे विश्व में कहाँ पर, अगर लोकेशन जो मैप आप जो यूज करते हैं, तो ये मैप आप कैसे आपका काम करेगा, तो पता होना चाहिए कि भारत इतने से इतने दूर तक का इसका विस्तार है। तो जिसके लिए हम लोग लैटिट्यूड, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ये पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में आपका भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अब ये पूरा लोकेशन कैसे आपको बतलाता है गूगल मैप कि भारत जो है यहाँ पर है, तो मैंने क्या कहा, इस प्रकार से क्या होंगे, कुछ अक्षांशीय रेखा होंगे। तो देखिए ये बॉर्डर लाइन हो गया भारत का, यहाँ पे जो ऊपरी राष्ट्र रेखा हो गया, और नीचे का ये अक्षांशीय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका एक क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। और इस प्रकार से ये एक इसका देशांतरीय रेखा हो गया इस प्रकार से, यानी भारत इतने दूर में स्थित है। तो यहाँ पर कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है, ये देशांतर रेखा का नंबर हो जाएगा, और ये अक्षांश, यानी कि इतने दूर के अंदर में आपका लोकेशन पता चलता है कि भारत है। उसी प्रकार अफ्रीका यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ है, एशिया पूरा महादेश यानी चाइना इधर हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया। तो समझ में आया, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिससे हम क्या करते हैं, टाइम जोन का पता करते हैं, कोई भी प्लेस कहाँ पर है, टेम्परेचर कितनी है,
ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ लेने के लिए हम लोग ये इमेजिनरी लाइन को क्या करते हैं, खींचते हैं या ड्रॉ आउट करते हैं। क्लियर हो गया? तो अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो सारी रेखाएं आपको दिख रही है कैसी है, अक्षांशीय या देशांतरीय, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? तो मैंने क्या कहा, ये हॉरिजेंटल है, सोया हुआ है, बस सिंपल सा कंसेप्ट, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, यानी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखा है। क्लियर हो गया? अब जब ओरिजिनली आप 3D व्यू में देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से एक वृत्त के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ये मैंने 2D व्यू में आपको बताया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से एक वृत्ताकार स्पेस बनता है इस प्रकार से, क्योंकि जो ग्लोब है ये क्या पूरा इस प्रकार से है ना, जियोड शेप में है। तो ये इस प्रकार से जो है आपका ये हो गया, ये आपका अक्षांशीय वृत्त हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। और जो आप एक सिंगल लाइन खींचे उसे हमने क्या कर दिया, अक्षांशीय रेखा। चलिए ये उतना डिटेल नहीं जाना, अब आपको इतना समझ में आ गया कि अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है। अक्षांश का यूज हम किस लिए करते हैं, कहीं कोई भी प्लेस कहाँ पर है, टेम्परेचर वहाँ पर कितनी है, समय अगर हमें जानकारी लेनी है, समय निकालना है, तो हम लोग अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा का यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार से आप जब देख रहे हैं यहाँ पर कई तरह के अक्षांशीय रेखा, लेकिन एक अक्षांश रेखा ऐसा है जो 0 डिग्री जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, और उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और इसके नीचे जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ। यानी ये जो 0 डिग्री है जिसे हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा का, ठीक है ना। आप आगे जब फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका 0 डिग्री जो आपका रेखा जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं दिखलाऊँ, यस ये देखिए, ये जो 0 डिग्री की जो रेखा इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इससे जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, और इसके नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी रेखा जाएंगे। 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लेके यहाँ पे आपका 90 डिग्री आएगा। उसी प्रकार ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ। उसी प्रकार यहाँ पे चलेंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ठीक है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दिखलाया गया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, 50, 60, इस प्रकार से चलते चलते हुए 90 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार नीचे आएंगे 1 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, 20, 60 और 90। यानी ये जो आपका भूमध्य रेखा है ये आपका क्या कर रहा है, पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम कर रहा है। कौन, भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, जो कि आपका 0 डिग्री पे। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। तो अक्षांशीय रेखा क्लियर हो गया, आपको दिख गया। अब देखिए एक होता है कर्क रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक होता है मकर रेखा जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो नॉर्थ जो रेखा है अक्षांश है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ जो होगा उसे हम कहेंगे मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री साउथ हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, यानी ये उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो पृथ्वी को हम इस प्रकार से बांटते हैं, भूमध्य रेखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ ये हो गया मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो आपने इस प्रकार से पृथ्वी को इतने भाग में बांट दिया। ये कैसे हमने बांटा, अक्षांशीय रेखा को उपयोग करके। अब देखिए ये जो अक्षांशीय रेखा के जो बीच का जो गैप होता है ना उसे हम नाम देते हैं कटिबंध। और यानी कि अब देखिए ये 0 डिग्री है, अब इसके ऊपर क्या होगा, 1 डिग्री नॉर्थ आएगा, इसके नीचे क्या आएगा 1 डिग्री साउथ, यानी कि 0 से 1 डिग्री के बीच का गैप कितना होता है ये भी पूछता है, तो 111 किलोमीटर होता है। अब ये सब ज्योग्राफी में डिटेल पढ़ते हैं। ये हो गया अक्षांशीय रेखा। अब बात करेंगे हम लोग देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड, जो आपको इस प्रकार से वर्टिकल लाइन पे दिखती है। तो देखिए अगर अगर पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटना है तो वो कौन बांट रहा था, आपका भूमध्य रेखा यानी कि अक्षांशीय रेखा। अब हमें पता करना है कौन ईस्ट है और कौन वेस्ट है। इसके लिए जो बांटने का काम करता है आपका देशांतरीय रेखा। तो यानी ये जो आप रेखा देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपको 3D में आपको व्यू लेना, ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतरीय रेखा, ठीक है। अब ये जो इधर वाला पार्ट हो गया ये आपका ईस्ट हो गया, इधर वाला जो पार्ट हो गया वेस्ट हो गया। अब 0 डिग्री देशांतर, तो इधर भी आपका 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसके बीच का जो गैप है इसे हम नाम देते हैं गोरे का। ये सब बाकी इतना आपको समझना है, केवल अक्षांशीय और देशांतरीय। क्लियर हो गया, ये आप समझ लिए। अब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा को आपने समझ लिया, तो अब हम इसके हेल्प से निकालेंगे भारत का लोकेशन। तो चलिए अब भारत का लोकेशन निकालते हैं कि भारत पूरे विश्व में कहाँ स्थित है, हम कैसे निकालते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा, ये पूरा विश्व है, ठीक है।
अब देखिए हमने क्या बतलाया था, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये क्या देशांतरीय रेखा, और इस प्रकार से जो वृत्त आप देखते हैं इसे हम कहते हैं अक्षांशीय वृत्त, और इसे हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड। चलिए क्लियर है इतना। आपका ये भारत का मैप बना हुआ इस प्रकार से आप याद रखना है, अभी आपको ये समझना है ये भारत का मैप है। अब भारत ये पूरे विश्व में इसका लोकेशन कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन हमने इस प्रकार से खींचा जो भारत का सबसे ऊपरी बिंदु था, और एक लाइन हमने ये खींचा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था। क्लियर हो गया, ये लाइन देखना है आपको रेड कलर वाला। नेक्स्ट अब हम दूसरी लाइन खींच रहे हैं। एक लाइन हमने इस प्रकार से खींचा जिसे हम क्या कहेंगे देशांतरीय रेखा, जो सबसे पश्चिमी का सबसे लास्ट पॉइंट था, और यहाँ से एक लाइन हमने ये खींचा जो पूर्वी बिंदु था भारत का। अब ये भारत अब आपको कहाँ मिल रहा है कंप्लीटली, आपको भारत को आपने क्या कर लिया लोकेट कर लिया। दो रेड लाइन जो आपने निकाला है, जो आपने अक्षांशीय रेखा का जो इस्तेमाल किया है, इससे आप भारत को क्या किया उत्तर और दक्षिण में आपने पैक कर दिया है। और जो ब्लू रेखा आप देख रहे हैं ये पूर्व और पश्चिम में भारत को आपको क्या कर दिया लॉक कर दिया। तो ये जो अक्षांशीय जो है आप देख रहे हैं ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और सबसे जो नीचे वाला जो बिंदु दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा, ये क्या है नॉर्थ है। अच्छा अब ये भी समझिए ये नॉर्थ है क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर वाला आप पार्ट को बात कर रहे हैं। अगर 0 डिग्री से नॉर्थ नीचे जाते तो ये हो जाता आपका साउथ, लेकिन ये कहाँ है ऊपर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है। क्लियर है ना यहाँ पे। तो अब हमें ये पहला ये बतलाइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि उत्तर और दक्षिण में विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो दक्षिण कितना हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कि वर्टिकल रूप में हम लोग देखेंगे पूर्वी से पश्चिमी में लॉक करेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा ये आपका ईस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री जो आपकी जो देशांतरीय रेखा इधर है आपका भारत, यानी ये पूरा पूर्व में भारत है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये आपका कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं अभी आपको सब कुछ दिखेगा। और ये जो अंतिम पूर्वी बिंदु जो आपको दिख रहा है ये कितना है 97 डिग्री 5 मिनट। यानी भारत का देशांतरीय रेखा आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार है 68 से 97 के बीच है। अब आइए फ्रेश अब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए भारत का जो विस्तार यहाँ पे दिखलाया गया है, मैं अब आपको मैप बनाता हूँ उसके बाद और भी चीज़ें अच्छी से ऐसे क्लियर हो पाएगी। ये हो गया भारत का मैप। चलिए ठीक है, अब ये जो हो गया अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण लास्ट बिंदु हो गया, ठीक है। और ये आपका देशांतरीय विस्तार ये हो गया अंतिम बिंदु, तो भारत यहीं पे है। तो ये जो पॉइंट था कितना था, ये आपका था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, और ये कितना था आपका नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ था, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था ये कितना में था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कितना था आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था, ठीक है। यही क्लियर है, तो अक्षांशीय विस्तार क्लियर हो गया, ये आपका हो गया, और देशांतरीय विस्तार ये हो गया आपका। अब आप हमको ये बतलाइए भारत का जो अभी पहला स्टेटमेंट जो था आपका मुख्य भूमि, अब हम उस पहले स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। देखिए छोटा फिगर बनाते हैं ताकि और भी चीजें अच्छी तरह से मैं क्लियर कर पाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये भारत का पहला क्या ये मुख्य भूमि है, ये वाला मुख्य भूमि हो गया उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यही मुख्य भूमि है। तो इसके बीच का अब कितना मतलब मुख्य भूमि कितना, तो देखिए ऊपर में कितना था 37 मतलब इसी के आसपास था 37 डिग्री 6 मिनट है ना, और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब आइए इसकी मुख्य भूमि की हम बात करते हैं। देखिएगा अब यहां पर आइए, देखिए अब आपका जो भारत का सबसे ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु था, यानी कि जो भारत का आपने मैप बनाया इस प्रकार से, ये पश्चिमी बिंदु जो था इसे हम कहते हैं गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये जो पूर्वी बिंदु था वालंगू जो अरुणाचल प्रदेश में था वो कितना था 97 डिग्री 25 मिनट में। तो ये जो डिस्टेंस है आप जो देख रहे हैं यही मुख्य भूमि है विस्तार है, यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार। ये जो डिस्टेंस किलोमीटर में देखा जाएगा तो कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये पूर्व से पश्चिम के बीच भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको नाम याद रखना है, गौर माता हो गया और वालंगू हो गया।
अब ये इसके बीच का डिफरेंस आप अगर निकालते हैं, यानी कि ये वाला जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, यानी ये 68 है और ये 97, ठीक है। तो मैं इसको मान लिया 68 और इसको मैं मान लिया हूँ 98, इसके अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। इसको माइनस करिए तो कितना आएगा, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। यानी भारत का जो मुख्य भूमि में जो विस्तार आप देख रहे हैं वो कितना है, 30 डिग्री का विस्तार है। क्लियर हो गया ना भाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा भी है कि वालंगु से गौर माता के बीच जो आप जो डिफरेंस निकालेंगे डिग्री में कितना आएगा, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ये अभी आप इतना समझ के चलिए। तो अभी तो हमने जो डिफरेंस निकाला ये कहाँ कहाँ के निकाला, फिर से मैं फिगर में बतलाऊं। देखिए यहाँ पे इस तरह से समझाने में थोड़ा दिक्कत है, डिजिटल बोर्ड वगैरह रहे तो फिर बात अलग है। फिर से मैं मैप बनाऊं थोड़ा अच्छा से, ये रहा। तो ये जो हमने निकाल दिया कितना है, 30 डिग्री। अब इसके इसके बीच का भी हम डिग्री निकालते हैं। तो देखिए ऊपर कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट, नीचे कितना 8 डिग्री 4 मिनट। तो अप्रॉक्स हम इसको ले लेते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट है और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 4 मिनट हम घटा देते हैं, इसको 8 कर देते हैं और 4 इधर घटाएं तो 4 इधर बढ़ा दे तो ये हो गया 38। तो इनके बीच का अंतर कितना, 30 डिग्री। यानी अगर आप अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखते हैं भारत का तो ये भी 30 डिग्री डिफरेंस आएगा, मतलब अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। और देशांतरीय विस्तार में भी आप इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती कितना, 30 डिग्री घूमती है। अब 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। यानी 30 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 डिग्री घूमने में कितना, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 में, यानी 1 डिग्री घूमने में, ठीक है ना, 1 डिग्री पृथ्वी जो घूमती है उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का जो मुख्य भूमि है यानी कि मेन लैंड जो है आपका, चाहे उत्तर से दक्षिण हो चाहे पूर्व से पश्चिम, अगर डिग्री में देखते हैं तो अप्रॉक्स कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है 4 मिनट समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 या 12 120 मिनट। यानी अगर डिफरेंस देखा जाए, अगर डिफरेंस देखा जाए यहाँ से पूर्व से पश्चिम के बीच, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच, तो इसके बीच 30 डिग्री का अंतर यानी कि 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतराल है। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। तो आपने 2 स्टेटमेंट अभी समझा। पहला स्टेटमेंट आपने ये क्लियर किया कि मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम के बीच का जो विस्तार में जो बात करते हैं डिग्री में वो कितना, 30 डिग्री। और समय अंतराल भी कितना होगा, 4 या 12, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट तो 30 डिग्री में 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। ये 2 स्टेटमेंट क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब आप इजी से आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। क्वेश्चन ये बोला गया, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय विस्तार, समझ में आ गया ना, अक्षांशीय विस्तार यानी लेटा हुआ, लेटीट्यूड उत्तर से दक्षिण, और देशांतरीय विस्तार ये आपका हो गया देशांतरीय पूर्व से पश्चिम। ये जो विस्तार है कितना दिया, 30 डिग्री। देखिए लगभग में 30 डिग्री है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। चलिए यानी पहला स्टेटमेंट सत्य है, तो पहला स्टेटमेंट सत्य यहाँ भी है यहाँ भी, हाँ, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आप चलिए एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आइए दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। अब देखिए भारत का जब हम अगर मैप बनाते हैं, ठीक है ना, अगर एक मिनट यार, भारत का जब आप अगर मैप बनाते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। इसके बीच का अंतर 30 डिग्री है। 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, तो 4 या 12 100, यानी कि टाइम अंतराल कितना है, 2 घंटे का। तो दूसरा स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो चलिए चलते हैं, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही आपने हटा दिया ऑप्शन को। पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा गलत है, ये सही है। पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा गलत है, ये भी सही है। पहला सत्य है तो ये भी। चलिए अब हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। देखिए किस तरह से आपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दिया। सी ऑप्शन एलिमिनेट, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। 82 डिग्री 30 मिनट क्या है और ये क्या है, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये भारत का पूर्वी भाग है और ये भारत का पश्चिमी, यानी गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो टाइम का जो गैप है वो कितना, 2 घंटे का। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर 6 बज रहा है ना तो यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, यानी सुबह के 6 तो यहाँ सुबह के 4। अब ये बतलाइए जब यहाँ पे 10 बज रहा होगा, ऑफिस टाइम खुलने का है, तो यहाँ तो सुबह 8 ही बज रहा है। तो फिर भाई पूरा सरकारी काम काज कैसे चलेंगे, यहाँ तो अभी ऑफिस खुल गया, यहाँ ऑफिस अभी बंद ही है। तो अब यहाँ 8 बजे ऑफिस बंद है, यहाँ ऑफिस अभी भी काम चल रहा है। तो इसको हमने क्या किया है कि एक मानक समय निकाला, एक एवरेज टाइम पीरियड निकाला है। भारत का मानक समय हमने लिया है जो भारत को बीचों बीच से काटेगा। अब ये कैसे निकाले हमने, तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का हमने क्या किया, एवरेज निकाला। यानी 68 प्लस 97 एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो जो आपका आया 2 से डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 82 डिग्री 5 मिनट, यानी ये कि भारत में जहाँ से 82 डिग्री 5 मिनट पास कर रहा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर से पास करती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, भारत का जो समय, जो हम लोग समय मेजरमेंट जो करते हैं यहाँ से एग्जैक्ट निकालते हैं, ठीक है, बीचों बीच। तो बहुत कम टाइम डिफरेंस होता है। आपने देखा है कि यहाँ पर जैसे कि आप अगर झारखंड में है तो अभी के टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत बोल रहे झारखंड में सूर्य अस्त जो हो रहा है कहाँ, कितने बज के 5:50 के आसपास, ठीक है। लेकिन यही वेस्ट बंगाल आप देखिएगा तो इससे पहले ही थोड़ा सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि भारत बोल रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी जो क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये सब उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना अभी हमें। आपको ये समझना है कि ये भारत का मानक समय रेखा कितना होता है, 82 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री। कैसे निकाले, पूर्वी और पश्चिमी जो अंतिम बिंदु है उसका एवरेज करके। क्यों निकाले, क्योंकि टाइम डिफरेंस 2 घंटे का। अब इसको हमें काम करना है, सरकारी कामकाज एकदम सही टाइम पीरियड में चल सके, इसके लिए हमने एक मानक समय बीचों बीच एक एवरेज निकाल दिया। यहीं से हम लोग समय का कैलकुलेशन करते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा क्या हो गया, 82 डिग्री 82.5 डिग्री। अब आइए यहाँ पर कुछ है, देखिए अब ये तो एक हो गया। अब पृथ्वी में हम जो टाइम पीरियड जो कैलकुलेशन करते हैं ना, ये आपका 0 डिग्री, ये है ग्रीनविच टाइम। इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा पास किया है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 डिग्री है ये आप, और भारत का मानक समय कहाँ है, 82.5 डिग्री में। तो ये कहाँ पे है, देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो भारत क्या है आगे, मतलब कि इधर अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ये सब जितना है ये सब पीछे, यानी कि हम लोग आगे रहेंगे। इससे कितना आगे रहेंगे, तो देखिए ये आपका 0 डिग्री है, ये आपके 82.5, तो 82 डिग्री का डिफरेंस है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी कि 5.5 घंटा के आसपास हम लोग 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कैसे दिन रात कंसेप्ट आगे पीछे समय का समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो अब ये जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से हमने कितना आगे कर लिया है, 5.5 घंटा, या फिर कह सकते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है भारत की। क्लियर हो गया ये पॉइंट, यहाँ पे आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। तो ये आप देख रहे हैं 82.5 डिग्री क्या, भारत का मानक समय रेखा हो गया। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ये आपको हमने बतला दिया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व भारत की क्या है, पूरब। अब ये अगर मान ले पश्चिम दे देता तो गलती हो जाता। अब ये भी आपको समझना होगा कैसे होगा। देखिए ये पूरा विश्व है, ये आपका 0 डिग्री देशांतरी रेखा है, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। तो 82.5 डिग्री इधर है ना, तो ये 82.5 डिग्री कहाँ है, ईस्ट में है, तो पूरब में है इसीलिए। तो 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा होगा, बिल्कुल। और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माने, यही भारत के लिए मानक समय डिसाइड होता है। तो तीसरा भी सही, चौथा भी सही। तो देखिए हम लोगों ने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हटा दिया था। अब पहला तो स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत था, अभी तक ये दोनों सही है। अब तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपके कंसेप्ट को चेक किया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता। देखिए अभी हमने आपको बतलाया था, ये 0 डिग्री है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत को क्या 2 हिस्सों में बांटता, नहीं, अक्षांशीय रेखा भारत विश्व को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कर्क रेखा, एक चीज यहाँ देखना है, यहाँ लिखा गया भारत, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, मैंने गलत देख लिया, यहाँ भारत बोला गया है। भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। आप देखिए कैसे, पहले तो ये समझिए विश्व को लीजिए, ये आपका 0 डिग्री था जो पूरे विश्व को क्या कर रहा था, 2 भाग में बांट रहा था, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। अब आइए विश्व को छोड़ के अब भारत के पास में, अगर हम भारत की अगर जब बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, भारत है, ठीक है। ये आपका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना, 37 डिग्री, यहाँ पे हम इसको 38 डिग्री ले ले रहे हैं अप्रॉक्स, ये आपका 8 डिग्री, ठीक है। अब इसका बीच का पॉइंट निकालेंगे तो इसका एवरेज करते हैं, 8 और 38 का जब एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 46 को डिवाइड 23, तो 23 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, कर्क रेखा। तो यस अप्रॉक्स जो लगभग बात करें तो ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, समझ में आ गया ना। यानी जो कर्क रेखा आपका जो गुजर रहा है, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही होती है, ठीक है ना। और झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होकर गुजरती है, कमेंट सेक्शन में करके बतलाइएगा। तो पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा, कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटती है, तो ये तो गलत है। देखिए
कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जो बॉर्डर इधर चाइना के साथ शेयर कर रहा है, इसको मतलब बीचों से बांटती है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन वैसा ही गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बोला गया है कि सही उत्तर का चयन करें, तो पहला सही है, एक ऑप्शन ये है, यहाँ पर वन है ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि ये तो दो ऑप्शन आपका वैसा ही निकल गया। यानी एक जगह आपको दिख रहा है एक ए और एक जगह दिख रहा बी, लेकिन यहाँ पर दूसरा आपने देख लिया गलत है, तो ये आप ऐसा ही इसको निकाल दिए, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को दो हिस्सों में बांटता है, तो ये ऐसा ही निकल गया, यानी वन सही दूसरा गलत है। तो वन सही दूसरा गलत, तो कहाँ देखिए यहाँ पर क्या दूसरा गलत है, लेकिन यहाँ बोला गया ये सही है, तो वन सही है, तो ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं वन है ही नहीं। समझिए, क्वेश्चन ये बोला कि सही विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन टू जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, तो नहीं, ऑप्शन टू तो गलत था। चलिए, यहाँ बोला गया जो स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर जो है वो सही है और स्टेटमेंट वन गलत है, तो भाई स्टेटमेंट वन तो सही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट वन यहाँ भी नहीं, यहाँ पर है वन और फोर्थ सही है। तो चलिए, अब यहाँ तक तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए पहला फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते क्या बोल रहा। भारत में सबसे पूर्वी, ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए मैप में दिखाते हैं। तो ये मैप देखना है आपको, देखिए ये भारत का मैप है, पहले ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। अब अक्षांशीय रेखा का जो आप यहाँ पे देख रही है, जो रेखा इस तरह से जा रही है, जो भारत का जो पूर्वी सबसे उत्तरी पॉइंट जो है, ठीक है ना, नॉर्थ पॉइंट जो है सबसे उत्तर में जो पॉइंट है इंदिरा कॉल जो आपको टच करता है, वो कितना 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो रेखा चली गई इस प्रकार से ये 36 डिग्री है, उसके ऊपर जाएगी 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री, और सबसे नीचे पॉइंट उसका कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब देशांतरी विस्तार इस प्रकार से खींचेंगे, तो ये 68 डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए 68 डिग्री से जो ये जा रही है, ये आपका सबसे लास्ट जो पूर्वी बिंदु जो है इसको यहाँ पे कट करती है, ठीक है। और यहाँ से जो 98 डिग्री से जो रेखा आ रही है इस तरह से, ये सबसे जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसको यहाँ पे कट करती है। क्लियर हो गया। अब जो कर्क रेखा आपका, ये जो आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये आपको क्या करता है, ये भारत को दो भाग में बांट रहा है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है और ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये कर्क रेखा के कहाँ, उत्तर साइड में ही है ना, ये देखिए ये कहाँ, ये कर्क रेखा के उत्तर में ही है या फिर दक्षिण में है, तो उत्तर में आप बोलेंगे, तो स्टेटमेंट भी आपका यही बोला था। चलिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट ये बोला था, पहला तो ये बोला था कि पूर्व से पश्चिम में, ये नहीं, ये आपको बोला था कर्क रेखा दो हिस्सों में बांटता, ये आपको मैंने दिखला दिया। अब आइए चौथा पॉइंट को, भारत में सबसे पूर्वी, ठीक है ना, सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपने गुजरात में देखा, और ये आपका कर्क रेखा था, तो ये कर्क रेखा कहाँ, उत्तर में स्थित है ना, ये दोनों पॉइंट, तो ये बिल्कुल सही है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो पहला और चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अब ये इजी सवाल पूछा है, आपके नेबरिंग कंट्री से पूछा है, ये तो एज इट इज़ मैंने लिखा ही है नोट्स में भी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। चलिए एक बार मैप में आते हैं। सबसे पहले पूछा गया कौन सा राज्य, ठीक है ना, भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। चलिए ये मैप देखना है, ये क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया, उसके बाद ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है ये आपका मेघालय हो गया, और ये आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है। बांग्लादेश आपसे बोला गया था कि कौन सा राज्य जो है भारत का वो आपका बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना, ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है और इधर जो आपका म्यांमार है उसके साथ क्या कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखिए कौन सा आपका भारत का जो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ, तो आपको यहाँ पे दिखा आपको अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार के साथ तो शेयर कर रहा है, ठीक है। असम ये आपका म्यांमार से शेयर कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के ये जो है आपका ये कट गया है मैप, तो ये देखिए अब देखिएगा, तो ये जो है अभी देखिएगा, ये जो आपको असम है, यानी असम मैं इसको बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना, तो ये असम क्या म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये इधर आपका बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। उसके बाद नागालैंड बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ये देखिए केवल म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। उसके बाद इसके बाद नागालैंड के बाद जब मणिपुर में आए तो ये भी केवल म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। आपको बतलाना हुआ कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी। अब ये आइए आपका जो ये आप दिख रहा, ये जो आपको दिख रहा है ये त्रिपुरा, यानी ये जो दिख रहा है त्रिपुरा, ये किसके साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, केवल और केवल बांग्लादेश के साथ।
मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ। लेकिन एक ऐसा राज्य है जो आपको ये दिख रहा है, मिजोरम, जो म्यांमार के साथ भी है और इधर आपका बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और ये आप जब नोट्स देखेंगे तो वहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित से कौन सा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ? तो नागालैंड बिल्कुल नहीं, नागालैंड केवल म्यांमार के साथ, त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ, मिजोरम है वो राज्य जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर कर रहा था, मणिपुर केवल म्यांमार के साथ शेयर कर रहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब ये अरेंजमेंट करना था, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ आपके नोट्स में मिलेगा आपको। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, उत्तर से दक्षिण आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। उत्तर से यानी नॉर्थ से साउथ आपको आना है। पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, यानी जो पश्चिमी घाट है भारत का, ठीक है ना, उसको जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण आपको अरेंज करना था। तो चलिए एक एक करके अरेंज करते हैं, पहले नोट्स में आते। चलिए नोट्स में देखिए, देखिए नोट्स इतना अच्छा भी बना है कि उसमें समझाना भी आसान है। ये जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, जिसे सह्याद्री कहते हैं, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक। अब इसमें बहुत सारे पर्वत हैं और इसके जो नाम है उसको अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पश्चिमी घाट पे आते हैं। देखिए अब ये जो आपके नदियाँ आते हैं ना, ये नदियाँ जो आते काफ़ी दिनों से बह रही है, तो उसके घाट को जो काटते चली गई है, तो वहाँ पे बहुत सारे झरने का भी फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आप यहाँ से देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले पश्चिमी घाट करते हैं, उसके बाद आपका देखिए यानी ये जो पूरा पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं उसको अब क्या कहते हैं, सह्याद्री। आपको ऑप्शन में एक था सह्याद्री। उसके बाद इसको ध्यान से देखना है, ये आपका जो पूरा दिख रहा है उत्तर से दक्षिण, ये आपने इसको क्या कहा, सह्याद्री कह दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है नीलगिरी, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है अनायमुद्दीन का जो चोटी है, और उसके बाद आपको दिख रहा है कार्डमम पर्वत, ठीक है ना। यानी कि सबसे नीचे, अगर दक्षिण से ऊपर जाएंगे तो कार्डमम हिल सबसे नीचे होना चाहिए दक्षिण में, यानी सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, ये आपका पोर्शन यानी कि सह्याद्री होगा। उसके बाद क्या आएगा, नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई हो गया, उसके बाद कार्डमम हिल्स। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो देखिए सबसे ऊपर सह्याद्री बिल्कुल ठीक है, नीलगिरी ठीक है, उसके बाद अन्नामलाई और कार्डमम, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत इजी सवाल पूछ लिया कि निम्नलिखित में से नदी का, ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, कृष्णा, साबरमती, ताप्ती या फिर नर्मदा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये मैप को देखना है, ये आपका भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है, इधर आपका अरब सागर हो गया और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। अब चलिए दिखाते हैं आपको नर्मदा और ताप्ती नदी। देखिए ये आपकी ताप्ती नदी यहाँ पर दिख रही है, नर्मदा नदी, और इधर आप देखेंगे तो साबरमती नदी। इस प्रकार से अरब सागर में ही गिरती है। बहुत सारे फिगर में आपको मिल जाएगा, या फिर जब आप नदी वाला सिस्टम का जब नोट्स खोले होंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत में ही इसके बाद ही नदी वाला सेक्टर यहाँ पे देखिए, नर्मदा हो गया आपका, ये हो गया ताप्ती नदी हो गया, उसके बाद इधर आपका हो जाएगा साबरमती नदी। ये सभी कहाँ आगे गिरती है, इस साइड, यानी कि अरब सागर में, ठीक है ना। ये कहाँ है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये आपका नदी रिवर वाला जब सिस्टम नोट्स खोलेंगे आप, इसमें आगे मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सही सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कृष्णा नदी नहीं गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदी जो है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद रखना आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती, नर्मदा और ताप्ती आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अम्ल वर्षा बहुत इजी सवाल था, आपने साइंस में भी पढ़ा है। सबसे पहली बारिश जो होती है मानसून की, और सबसे पहली के थ्रू ही आपकी अम्ल वर्षा होती है, और सबसे पहला बारिश आपको कहाँ मिलता है, केरल और कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता। आप इसको कई तरह से बना सकते थे। अब आगे चलते हैं, 50वां सवाल है, एग्रीकल्चर से आप इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा जो है रोपा जाता है। यानी बाजरा के बारे आपसे पूछा जा रहा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप बाजरा के बारे अपने नोट्स पढ़ा है, मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि बाजरा वो फसल है जो मतलब जल की आवश्यकताएं तो इसके इसे भी होती है, लेकिन कम जल, जहाँ पर जल है वहाँ पर भी आप बाजरा की खेती कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। शुष्क जलवायु मतलब जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, ठीक है। दूसरा, आप चौथा जब स्टेटमेंट देखेंगे तो राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो बिल्कुल बाजरा के उत्पादन की जब बात की जाए तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही बात किया जाए तो भारत एक नंबर में आता है बाजरा के उत्पादन में।
और दूसरा चीज़ ये है कि भारत में कहाँ, तो राजस्थान में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हो। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो सही है। तो पहले तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते थे आप, पहले तो चौथा ऑप्शन से ही निकाल लेते कि चौथा ऑप्शन कहाँ सही चुनना था, चौथा यहाँ पे था। अब ये ए और ए तो ऑप्शन ऐसा ही निकल गया था आपका, पहला स्टेटमेंट भी सही है तो 1 और 4 इसका सही हो जाता। बाकी देख लेते हैं और भी चीज़ें। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। पहली बात तो राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम नहीं है, तो ये ऐसा ही गलत हो गया। दूसरी बात, बरानी फसल क्या होता है? बरानी फसल एक आधुनिक, या बोल सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जहाँ पर वर्षा कम होती है और जहाँ पर नमी, यानी कि जहाँ पर नमी की सांद्रता काफ़ी कम होती है, वो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम लोग वहाँ फसल खेती कर सकते हैं। तो उससे हम कहते हैं बरानी खेती है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम भारत में 50 से 55-60% जगह में बरानी खेती ही होती है। तो इसी खेती के दौरान तो बाजरा का भी उत्पादन हो रहा है ना, क्योंकि बाजरा के लिए भी कम शुष्क जलवायु में उत्पादन हो जाता है। तो ये जस्ट इसके अपोजिट लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गया। या एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 और 3 तो वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर दिए, पहला और चौथा, ठीक है। तो चौथा के साथ तो क्या था आपका, एक तीसरा था, तो तीसरा गलत हो गया, चौथा के साथ 1 यही सही है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका शुष्क भूमि की जो खेती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। फैक्चुअल ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके अलावा एक सवाल और है, एक सवाल ये भी एग्रीकल्चर से आप ले सकते हैं। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयताक है? यानी कि देखिए वो कौन सा फसल है, बहुत इजी सवाल था, दलहन, पल्स। देखिए एक तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में इसमें होती है, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे। और कहाँ सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसके बावजूद भी भारत को क्या करना पड़ता है, इसका इंपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है ना, इसका इंपोर्ट करना पड़ता है, दाल हमें मंगवानी पड़ती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है पूरे वर्ल्ड में, इसके बाद भी हमें मंगवानी पड़ती है। तो कौन है, तो आपका इसका दलहन है, सही है। ये हमने अपने जो कैप्सूल सीरीज कराया था उसमें ही मैंने नोट्स में दिया हुआ ये सब कुछ। इसके बाद ये सब तो बहुत इजी सवाल है कि इनमें से कौन सा नकदी फसल नहीं। बहुत इजी सवाल है। नकदी फसल वो फसल होता है जिसे हम उत्पादन करते हैं क्या, खास करके ट्रेड करने के लिए, अपनी मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए की गई फसल में जो खेती करते हैं उसे हम कहते हैं नकदी फसल। जूट हो गया आपका, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास, चाय, दलहन, ये सभी मूंगफलियाँ, ये सभी चीज़ें हैं। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल आराम से दे दिए होंगे। इसके बाद आपका एक और आपका डेट से पूछा गया था एग्रीकल्चर से, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। और मिसलेनियस और करंट अफेयर का मैंने बना दिया है बहुत अच्छे से, कैसे सवाल बने हैं, कहाँ से बने, उसको आप देख लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन आपका मैं वहाँ से, ये रहा, ICAR दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए तो बहुत कोई समझ नहीं पाए होंगे ICAR के बारे में। ये एक संस्थान है जो आपको क्या करती है, जो मिट्टी के प्रकार है, टोटल 8 प्रकार की जो बारे आप बात करते हैं ना, इनके अनुसार ही 8 प्रकार की मिट्टी है। जैसे आप जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है ना, मरुस्थलीय मिट्टी बात करते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, लवणीय मिट्टी कहते हैं, पीट मिट्टी, लेटेलाइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो ये जो 8 डिवीज़न जो किया गया ये ICAR के द्वारा ही किया गया, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म एक्चुअल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे करके है इसका फुल फॉर्म, देख लीजिएगा। बाकी ये जो डे मनाया जाता है एज इट इज़ नोट्स में भी मैंने लिख रखा, ICAR डे जो है 16 जुलाई को मनाई जाती है। तो ये पूरा आपका जो था आपका क्या, अच्छा एक और क्वेश्चन है जो जीन बैंक से, हालांकि ये आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, हैदराबाद में चावल का जीन बैंक। तो अच्छा एक ये भी सवाल है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा था जो शायद क्वेश्चन ना नहीं बन पाता, ये मुझे भी डाउट है कि गन्ना किस प्रकार का पौधा है, कम दीप्तिकाल का पौधा, अधिक दीप्तिकालीन पौधा। यानी कि दीप्तिकाल पौधा मतलब कि जो कम सूर्य के प्रकाश में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, या फिर सर्वाइव करने के लिए कम प्रकाश चाहिए, अधिक प्रकाश में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अधिक प्रकाश चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो इस पर डाउट है तो आप इसे स्कीप आउट कर सकते थे, बाकी आप इसका अपने तरफ से उत्तर दे सकते हैं। बाकी देखिए गूगल करके उत्तर देना वो अलग चीज़ है, कंसेप्चुअली चीज़ों को देना ये एक अलग बात होता है। तो इस पे हम इसलिए इस क्वेश्चन को हम एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा सिलेबस को, तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी इसके बाद आपको लगता है कि और भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि करंट अफेयर मिसलेनियस हमने कर दिया है, ज्योग्राफी कर दिया, एग्रीकल्चर कर दिया, तो बाकी साइंस में तो बहुत इजी सवाल थे, सारे के सारे बन ही गए होंगे।
तो चलिए ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।